हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम सब रिंग और सब फील्ड के नेक्स्ट लेक्चर में इनके कुछ क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर में सब रिंग के 2 लेक्चर हमने पढ़ लिए, जहाँ पे हमने सब रिंग के बारे में डिस्कशन किया था, सब फील्ड के बारे में डिस्कशन किया था। कोई भी सेट दे रखा हो या कोई भी समुच्चय दे रखा हो, वो किसी वलय का, किसी रिंग का सब रिंग कब बनता है? जब 2 एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करते हैं। तो a माइनस बी बिलोंग्स टू एस और ए बी बिलोंग्स टू एस हो, तब उस कंडीशन में S जो है वो R का सब रिंग कहलाता है। वलय R है, उसका S जो है उसका सब रिंग कब कहलाता है? जब 2 एलिमेंट S से बिलोंग करते हो, तो A माइनस बी है वो भी S से होना चाहिए और A बी है वो भी S से होना चाहिए। बस ये 2 कंडीशन हमें दिखानी है किसी भी समुच्चय के लिए, यदि वो उस सेट का, उस वलय का सब सेट है तब। ठीक है स्टूडेंट्स, सब रिंग की 2 कंडीशन दिखानी है हमें। और सब फील्ड की 2 कंडीशन होती है कि ए बी बिलोंग्स टू एस। यदि एस है वो सबसेट है F का। सब फील्ड कब बनता है स्टूडेंट्स? सब फील्ड कब बनेगा? जब ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस तथा ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ, जहाँ पे बी जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट होगा फील्ड F का। ये 2 कंडीशन दिखानी है सब फील्ड के लिए, ये 2 कंडीशन दिखानी है सब रिंग के लिए। सब रिंग के लिए ये 2 कंडीशन दिखानी है, सब फील्ड के लिए ये 2 कंडीशन दिखानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे उप पूर्णांकीय प्रांत है, पूर्णांकीय प्रांत नहीं है हमारे पास, परंतु एक एग्जांपल दे रखा है कि ये वाला जो है एक सेट दे रखा है डी डैश जो है वो इसका एक पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध कीजिए। तो पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए किसी भी सेट को, किसी वलय का उप पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो जैसे कोई सेट दे रखा है F या D दे दिया, D को D डैश का या D डैश को D का पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करना है। तो पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए पहले तो ये दिखाना है कि D डैश जो है वो इसका एक सब रिंग है, उपवलय। तो पहले ये 2 कंडीशन दिखानी पड़ेगी। सब रिंग उपवलय बनती है इसका एक। सबसे पहले तो D डैश के लिए ये 2 कंडीशन दिखानी है कि इसका उपवलय है, सब रिंग है। फिर दिखाना है तत्समकी वलय है, मतलब तत्समकी सब रिंग है। E बिलोंग्स टू D डैश दिखाना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A दिखाना पड़ेगा कि क्रम विनिमय है D डैश। तत्समकी वलय दिखाना पड़ेगा, क्रम विनिमय दिखाना पड़ेगा, साथ में दिखाना पड़ेगा कि D डैश जो है वो शून्य भाजकों रहित है। D डैश जो है वो शून्य भाजकों रहित है, तब D डैश जो है वो D का उप पूर्णांकीय प्रांत बनेगा। ये 2 तो हमारे पास कंडीशंस आई है, परंतु ये वाली कंडीशन नहीं आई। परंतु एक एग्जांपल है, इसका एग्जांपल नंबर है 4। उसमें इसने बोला कि ये वाला इसका एक उप पूर्णांकीय प्रांत है। उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले कुछ इसके रिंग के उदाहरण है। एग्जाम्पल नंबर 1 है स्टूडेंट्स, इसने एग्जाम्पल नंबर 1 में एक पर्टिकुलर सेट दिया है। पर्टिकुलर सेट दिया है, बोला है कि सिद्ध कीजिए कि सभी मैट्रिसेसों का जो समुच्चय वो 2 × 2 कोटि के मैट्रिसेस के लिए वलय R का एक उपवलय है। इसने ये बोला है S इक्वल टू कोई सेट दे दिया, सीधा लिख लो एग्जाम्पल नंबर 1 में। एग्जाम्पल नंबर 1 में S इक्वल टू सेट दे दिया जी A B 0 और C, जहाँ पे A B C बिलोंग्स टू जड़ के एलिमेंट है। तब इसने ये बोला कि S जो है वो जितने भी 2 × 2 क्रम के कोटि के मैट्रिसेस का समुच्चय, 2 × 2 कोटि के मैट्रिसेस के समुच्चय का जो सेट बनता है, उस रिंग का ये वाला एक सब रिंग है। जो सिद्ध करना है 2 × 2 कोटि के मैट्रिसेस के रिंग का सब रिंग है। ये वाला सब रिंग है 2 × 2 कोटि के मैट्रिसेस के समुच्चय का। तो इसका मतलब है कि S के सबसे पहले हमें 2 एलिमेंट लेंगे, x बराबर A1 B1 0 C1।
y बराबर मान लिया a2 b2 0 c2। हमें दिखाना है x माइनस वाई बिलोंग्स टू s, x माइनस वाई बिलोंग्स टू s दिखाना है और x y बिलोंग्स टू s, मतलब इसी रूप के एलिमेंट आने चाहिए। यहाँ पे पूर्णांक, यहाँ पे पूर्णांक, यहाँ पे पूर्णांक, यहाँ पे शून्य एलिमेंट आना चाहिए। अगर इस रूप का x माइनस वाई आता है तो वो यहाँ से बिलोंग करेगा, क्योंकि पूर्णांकों का गुणा भी एक पूर्णांक होता है और पूर्णांकों का मल्टीप्लिकेशन भी एक पूर्णांक होता है। ये वाली कंडीशन हमें क्या करनी है स्टूडेंट, दिखानी है। तो x माइनस वाई बिलोंग्स टू s दिखाना है, x y बिलोंग्स टू s दिखाना है। अगर ये दो कंडीशन है, s से बिलोंग कर गया तो इसका मतलब s जो है वो 2 × 2 क्रम के मैट्रिक्स का रिंग का क्या है, सब रिंग है। इजीली दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, इसके पेपर क्वेश्चन में आते नहीं है सब रिंग के बहुत लिखे आते हैं, एग्जांपल आते हैं। एग्जांपल इसमें 5 क्वेश्चन अगर इजी आप कर सकते हो क्वेश्चंस को। एग्जांपल नंबर 2 में इसने दिया है कि एक सेट दे रखा है एन ए पर सामान्य ग्रुप बोला है, नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन आर एन ए इक्वल टू उसने दे रखा है। एग्जांपल नंबर 2 में इसने दिया है एन ए नॉर्मलाइजर ऑफ ए, वन आर का नॉर्मल सब ग्रुप है एन ए इक्वल टू उसने दिया है आर, एन ए इक्वल टू आर और कंडीशन दी है एन ए इक्वल टू आर बिलोंग्स टू आर, कंडीशन दी है आर ए बराबर ए आर, आर ए बराबर या ए आर बराबर आर ए आर बराबर आर ए सिद्ध करना है। देन एन ए इज सफरिंग ऑफ आर, तो किसी बल्ले आर का उपयोग हो तो सिद्ध कीजिए कि आर में ए का अपर सामान्यक का एक उपल आर का एक उपल लेगा, सिद्ध करना है। एन ए इज सबरिंग ऑफ आर, सबरिंग ऑफ आर, जहाँ पे ए है वो भी आर का ही एलिमेंट है, जहाँ पे ए जो है वो भी आर का एलिमेंट है, आर है वो आर से बिलोंग कर रहा है। देखिए स्टूडेंट्स इस सेट को देखो, सबसे पहले इस सेट में बोला है नॉर्मलाइजर ऑफ ए बराबर आर, कि इस रूप के एलिमेंट है इसमें। सबसे पहले जब हम सेट के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे जो क्या है नियम के आधार पर बनता है, तो ये नियम के आधार पर बनाया गया सेट है। तो इसका मतलब है कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए में जो एलिमेंट है वो ये वाले हैं, ये वाले एलिमेंट है, और ये वाले एलिमेंट कब है इसमें, जब ये वाली कंडीशन सत्य है कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए में आर के रूप के एलिमेंट है और आर है वो रिंग के एलिमेंट है, सारे रिंग से आएंगे जितने भी एलिमेंट यहाँ पे हैं आर के रूप के एलिमेंट है, जब ये वाली कंडीशन क्या यहाँ पे सत्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशन जब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स सत्य है, तब इस रूप के एलिमेंट है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, तो क्या मान लिया स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको, तो प्रूवमेंट देखिए सब रिंग सिद्ध करना है। एन ए को आर का सब रिंग दिखाने हेतु शो करना है कि यदि दो एलिमेंट है x बिलोंग कर रहा है नॉर्मलाइजर ऑफ a, y भी बिलोंग कर रहा है नॉर्मलाइजर ऑफ a, तो दिस इंप्लाइज पहली कंडीशन ये वाली दिखानी पड़ेगी कि ये भी किसका एलिमेंट है, नॉर्मलाइजर ऑफ a का एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशन क्या है दिखानी पड़ेगी हमें। तो ये कंडीशन दिखाने के लिए क्या कर लेंगे, सबसे पहले दो एलिमेंट मान लिए वाले नॉर्मलाइजर ऑफ a के एलिमेंट है ये, x इक्वल बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ a, y बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ a, क्योंकि कंडीशन है यदि x बिलोंग कर रहा है नॉर्मलाइजर ऑफ a, तो दिस इंप्लाइज यहाँ से कंडीशन होती है x a बराबर ax। होते स्टूडेंट समीकरण नंबर 1 मान लिया है। पुनः y बिलोंग कर रहा है नॉर्मलाइजर ऑफ a, ये कंडीशन है, नॉर्मलाइजर ऑफ a का एलिमेंट है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन है, या अपोजिट लिख दी ax बराबर xa। सेम है y है रिंग की एलिमेंट, y है नॉर्मलाइजर ऑफ a का एलिमेंट है, इसका मतलब ay बराबर, तो यहाँ से आएगा ay बराबर y। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो a एलिमेंट है ये फिक्स एलिमेंट है, जो रिंग का वाला सिद्ध करना है कि x माइनस, देखिए अगर ये वाली कंडीशन है तब ये वाले एलिमेंट इसके हैं नॉर्मलाइजर ऑफ a के, अगर ये वाली कंडीशन है तब ये वाले एलिमेंट है नॉर्मलाइजर ऑफ a के। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या ले लेंगे, एक तरफ के एलिमेंट ले लेंगे नॉर्मलाइजर ऑफ a के। अगर हमने सिद्ध कर दिया
देन शो करना है स्टूडेंट, शो करके दिखाएंगे यदि ए, पहली कंडीशन ये वाली दिखानी है। ये कब, अगर ये एलिमेंट इसका कब होगा जब हमारे पास ऐसी कुछ कंडीशन आ जाए। इसका मतलब ए एक्स माइनस वाई बराबर सिद्ध कर दें एक्स माइनस वाई इंटू ए, ये सिद्ध कर दें तब हमारे पास एक्स माइनस वाई जो है वो किसका एलिमेंट होगा, नॉर्मलाइजर ऑफ ए का क्या होगा। तो ये वाला ले लेते हैं यहाँ से ए एक्स माइनस वाई, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको लिख सकते हैं ए, इसको लिख लिया एक्स प्लस माइनस का साइन बाहर ले लिया, क्योंकि सब रिंग कब बनता है, रिंग की प्रक्रिया से गुजर के ही सब रिंग बनता है। सब रिंग में प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम होता है, प्रत्येक अवयव का योज्य तत्समक विद्यमान होता है। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर एक रिंग का एलिमेंट है, ये भी एक पर्टिकुलर रिंग का एलिमेंट है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस माइनस का साइन है, माइनस का ए वाई लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। को एक एलिमेंट मान लिया पूरे को, ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ए एक्स है वो किसके बराबर है, एक्स ए के बराबर है, ए एक्स ए के बराबर है। माइनस का साइन बाहर निकालेंगे, ए वाई है वो वाई ए के बराबर है। तो यहाँ से ए एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ से लिख लिया इसको ए एक्स का एक्स ले लिया पहले, माइनस का साइन बाहर निकाल लिया, ए वाई। क्यों निकाला है स्टूडेंट्स बाहर, क्योंकि प्लस के सापेक्ष गुणा जो है वो प्लस के सापेक्ष बंटनता गुणधर्म को सेटिस्फाई करता है, तब ये प्लस का साइन बाहर लिया और माइनस का साइन अंदर लिया है, तब इसको ये वाला लिखा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ए एक्स माइनस ए वाई, और ए एक्स है वो किसके बराबर है, एक्स ए, और ए वाई है वो बराबर है माइनस का वाई ए है स्टूडेंट्स बराबर ही। फिर माइनस का साइन एक बार वाई के साथ ले लेंगे, बाहर निकालेंगे, दक्षिण बंटन नियम से बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स ए प्लस का साइन माइनस का वाई ए, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से ले लिया, ए बाहर निकाल लिया दोनों में से, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस माइनस वाई और ए बार, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस वाई और बार ए, यह आ जाएगा ए एक्स माइनस वाई। तो ये वाली कंडीशन आ गई कि ए एक्स माइनस वाई बराबर एक्स माइनस वाई ए की। तो यहाँ से क्या मीन है, इसका मीन है कि एक्स माइनस वाई जो कहाँ से बिलोंग करेगा, नॉर्मलाइजर ऑफ ए से बिलोंग करेगा। तो इसका मीन है कि फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ पे क्या कर दी स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन हमने शो कर दी। फर्स्ट कंडीशन शो करने के बाद अब क्या करना है, अब क्या करना है, सेकंड कंडीशन शो करनी है, एक्स वाई बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए। तो दिस इंप्लाइज सिद्ध करना है कि एक्स वाई वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा, नॉर्मलाइजर ऑफ ए से बिलोंग करेगा। स्टूडेंट्स ये वाली कंडीशन हमें दिखानी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कंडीशन दिखाने के लिए कोई कंडीशन हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, एक्स वाई है, एक्स बिलोंग कर रहा है नॉर्मलाइजर ऑफ ए से, तो यहाँ से एक्स ए बराबर ए एक्स, वाई बिलोंग कर रहा है नॉर्मलाइजर ऑफ ए से दोनों तरफ है, तो यहाँ से आ जाएगा वाई ए बराबर ए वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दिखाना है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू, ये दिखाना है एक्स वाई बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए। तो इसका मतलब है हमें दिखाना है यहाँ से ए एक्स वाई बराबर वाई एक्स वाई ए इधर वाले साइड में, तो ये वाला ले लेंगे हम। तो पुनः ए एक्स वाई, तो यहाँ से इसके साथ ले लिया ए एक्स, कौन से नियम से, साचर्यता गुणधर्म गुणा के लिए ए एक्स इंटू वाई, ये किसके बराबर होता है, ये वाला ए एक्स बराबर ए एक्स बराबर होता है एक्स ए के। तो यहाँ से एक्स के पुट कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स ए, और वाई को एज इट इज वापस लिख लिया एक बार, बंटनता गुणधर्म, बंटनता नहीं साचर्यता गुणधर्म, एक बार ऐसे लिख लिया। अब ए को इसके साथ लिख लिया, तो यहाँ से एक्स ए वाई, और ए वाई बराबर होता है वाई ए, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई ए, तो इसको कौन लिख लिया एक्स वाई इंटू ए बार। तो इसका मतलब ये वाला लेके चले थे और ये वाला हमारे पास आ गया, तो इसका मतलब है कि ए एक्स वाई बराबर एक्स वाई इंटू ए, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई बराबर वाई एक्स वाई, ये वाला इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन है कि एक्स माइनस वाई वो भी यहाँ से बिलोंग करता है, एक्स वाई वो भी यहाँ से बिलोंग करता है।
नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज सब रिंग ऑफ आर। तो यही सिद्ध करना था फ्रेंड्स। अब क्या करना है, अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 है। सिमिलर इसके जैसा इसने एक कंडीशन दी है, अब की बार इसके आधार पर हम इजी सोल्व कर सकते हैं कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू एस और एक्स वाई बिलोंग्स टू एस। बस ये दो ही कंडीशन दिखानी है सब रिंग सिद्ध करने के लिए। एग्जांपल नंबर 4 है स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 4 में इसने दिया यदि d एक पूर्णांक प्रांत हो तो सिद्ध कीजिए कि d डैश m e और m बिलोंग्स टू z d का एक उप पूर्णांक प्रांत है जहां e d का तत्समक है, जहां e d का तत्समक है। चार्ट नंबर देखिए, तो ना आपको थोड़ा बता देती हूँ क्या करना है। इसने दिया है d, इसने कहा है d एक पूर्णांकीय प्रांत है, पूर्णांकीय प्रांत है। d डैश इक्वल टू इसने दिया है m e, d डैश इक्वल टू इसने दिया है m e और e बिलोंग्स टू m बिलोंग्स टू z, m बिलोंग्स टू z, m बिलोंग्स टू z, ये वाला इसने दे रखा है। ठीक है सर, m e और m बिलोंग्स टू z ये वाला दिया है। जहां e के लिए इसने बोला है जहां e d का, जहां e d का तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। देन सिद्ध करना है d डैश इज सब इंटीग्रल डोमेन, सब इंटीग्रल डोमेन ऑफ d। ये सिद्ध करना है d डैश इज सब इंटीग्रल डोमेन ऑफ d, ये वाला सिद्ध करना है। तो ये वाला सिद्ध करने के लिए हमें कितनी प्रॉपर्टी दिखानी है, 1 2 3 4 4 प्रॉपर्टी शो करनी है। सबसे पहले तो इस सेट के आधार की d डैश में जो है वो इस रूप के एलिमेंट है। अभी एग्जांपल नंबर 2 करवाए, इसके जैसा एग्जांपल नंबर 2 किसके जैसा ही है, तो इस रूप के एलिमेंट है जहाँ पे m बिलोंग करेगा z से। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें दिखाना है कि अगर d डैश के हम दो एलिमेंट लेते हैं तो x माइनस वाई है वो भी d डैश से बिलोंग करेगा तथा x वाई है वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा, d डैश से। सबसे पहले तो ये वाली कंडीशन दिखानी है, मतलब d डैश इज सब रिंग ऑफ d। सबसे पहले तो इसको उपवलय दिखाना है, तो d डैश इज सब रिंग ऑफ d दिखा सकते हैं ये वाला। उसके बाद दिखाना है e बिलोंग्स टू d डैश, उसके बाद दिखाना है क्रम विनिमय है ये वाला, या x इंटू वाई बराबर y इंटू एक्स, फिर दिखाना है शून्यवाद को रहित, मतलब दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन 0, x बराबर 0 या y बराबर 0। अच्छी तरह से सोल्व करके इसने दे रखा है तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स इसको। आगे एग्जांपल नंबर 5 में उप क्षेत्र दिखाना है। उप क्षेत्र के लिए हमारे पास कंडीशन होती है दो। कौन कौन सी कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, मतलब कोई भी s है वो सबसेट है, सबसेट है इसका, तो x जो है वो इसका सबसेट कब कहलाता है, जब दो एलिमेंट x y बिलोंग कर रहे हैं तो x माइनस वाई बिलोंग्स टू x और x y इनवर्स बिलोंग्स टू x, ये दो कंडीशन दिखाएंगे वो सबसेट बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके आधार पर से एग्जांपल दीजिए जी 5 कि आपको करने है सोल्व, और कोई क्वेश्चंस है आप कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, सिमिलर ही एग्जांपल्स की। उसके बाद है इसका फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है वलय समाकारिता, रिंग मॉर्फिज्म। वलय समाकारिता, समाकारिता किस पे आधारित है स्टूडेंट्स, प्रतिचित्रण या फलन पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में। वलय समाकारिता की परिभाषा या वलय समाकारिता जितनी भी डेफिनेशन दे रखी है उनसे मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो पेपर में पूछी जाती है। तो आगे वाला जो हमारा टॉपिक है वो रिंग समाकारिता, वलय समाकारिता, वलय समाकारिता, रिंग समाकारिता। रिंग समाकारिता के लिए हमारे पास दो रिंग होनी चाहिए स्टूडेंट्स, R से R डैश, मतलब मान लिया कि मानना R तथा R डैश दो रिंग है, दो वलय है। ठीक है स्टूडेंट, R तथा R डैश दो क्या है हमारे पास, वलय है स्टूडेंट, R तथा R डैश दो वलय, तब इनमें परिभाषित फलन f R से R डैश में, इनमें परिभाषित फलन R से R डैश में वलय समाकारिता कहलाता है। यदि क्या होता है, वलय समाकारिता कहलाता है यदि फलन, हमें पता है रिंग में कितनी संख्या होती है, प्लस और गुणा 2, तो प्लस के लिए समाकारी हो और
कोई भी दो एलिमेंट हो हमारे पास, बिलोंग कर रहे हो कहाँ से, जैसे जैसे ये वाला जो सेट है हमारे पास, और एक सेट ये वाला है, इस सेट में हमारे पास ए बी एलिमेंट है, यहाँ से हमारे पास जो संख्या लग रही है वो वाले एलिमेंट है यहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स। तो समाकारिता जो होती है स्टूडेंट्स, प्लस के लिए समाकारिता अगर हम यहाँ पे देखें कि ए प्लस बी है, तो यहाँ से अलग अलग फंक्शन के रूप में डिफाइन होती है समाकारिता। जैसे यहाँ पे हमारे पास फंक्शन के रूप में कंबाइंड रूप से प्लस के लिए मान लीजिए प्लस संख्या है। समाकारिता का मतलब होता है कि वह फलन जो दो कंबाइंड फलन पर परिभाषित हो, तो उन दोनों एलिमेंट्स पर वो अलग अलग भी परिभाषित होना चाहिए, ये समाकारिता कहलाती है। जैसे दो एलिमेंट है तो हमने इसके लिए तो एफ ए प्लस बी अब किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, ये प्लस के लिए समाकारिता है। और गुणा के लिए समाकारिता, गुणा के लिए एफ ए बी बराबर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, मतलब कोई भी क्या दे रखा हो स्टूडेंट, दो वल्य दे रखा हो आर से आर डैश, वल्य समाकारिता कब कहलाती है, जब एफ प्लस तथा गुणा के लिए संयुक्त रूप से परिभाषित हो, तो इनके लिए अलग अलग भी क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। तो एफ आर से आर डैश में समाकारिता कहलाता है यदि एफ आर से आर डैश में समाकारिता कहलाता है यदि समाकारिता कहलाता है यदि एफ प्लस तथा गुणा के लिए संयुक्त रूप से परिभाषित हो, तो वह प्लस तथा गुणा के लिए संयुक्त रूप से परिभाषित हो, तो वह इनके लिए मतलब इनके लिए प्लस और गुणा के लिए, तो वह इनके लिए अलग अलग भी परिभाषित होना चाहिए, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन है वल्य समाकारिता की। तो प्लस के लिए क्या बनेगी, दो एलिमेंट लेंगे हम जिसकी आर की, आर में एलिमेंट है ये वाले ए बी सी डी, जो भी एलिमेंट है इसमें ए प्लस बी ए इंटू बी, ये वाले एलिमेंट है इसमें। आर से आर डैश में वल्य समाकारिता, तो प्लस के लिए समाकारिता ए बी बिलोंग करे कहाँ से, आर से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एफ ए प्लस बी जो है वो बराबर होना चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी है, तो ये प्लस के लिए समाकारिता। इसने बोल दिया कि आर से आर डैश में फलन एफ जो है वो समाकारिता है, तो समाकारिता का मतलब है कि ये कंडीशन है, प्लस के लिए कंडीशन है तो गुणा के लिए भी कंडीशन है, तो एफ ऑफ ए इंटू बी, एफ ऑफ ए बी बराबर आ जाएगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, ये क्या कहलाती है स्टूडेंट, वल्य समाकारिता कहलाती है। कि कोई भी फलन जो है वो आर से आर डैश में क्या कहलाता है, समाकारिता कहलाता है, यदि वह उनके लिए संयुक्त रूप से परिभाषित है, तो वो उनके लिए अलग अलग भी परिभाषित होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे है एक की समाकारिता, टाइप्स ऑफ रिंग समाकारिता, वल्य समाकारिता के प्रकार है। आगे हमारा एक की समाकारिता, कोई भी फलन है अगर वो एक ही है, कोई भी समाकारिता दे रहा, मतलब मान लिया कि यहाँ एफ ये आर है, ये वाला आर डैश है, ये वाला आर डैश, आर से आर डैश में क्या है फिर, यदि एफ आर से आर डैश में समाकारिता है तब एफ एक की समाकारिता कहलाता है। यदि फलन एफ क्या हो, एक की, और एक की फलन की क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक की फलन की हमारे पास दो कंडीशन होती है, परिभाषित फलन की अलग कंडीशन होती है और डिफाइन की अलग कंडीशन होती है। यदि हमारे पास क्या हो, एफ ऑफ ए फर्स्ट कंडीशन है एक की फलन की, एफ का एक की फलन कब कहलाता है, जब दो एलिमेंट और रिंग आर के, तो एफ ऑफ ए बराबर हमारे पास क्या, एफ ऑफ बी, तो दिस इंप्लाइज अगर यहाँ से हमारे पास आ जाए ए बराबर बी, तो ये एक की फलन की फर्स्ट कंडीशन है। फलन अलग अलग बराबर हो तो एलिमेंट के अलग अलग बराबर होने चाहिए, एक की फलन की प्रथम कंडीशन है या प्रथम कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है यदि एलिमेंट नॉट इक्वल तो दिस इंप्लाइज फलन भी क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। यदि एफ आर से आर डैश में समाकारिता है तो एफ एक की समाकारिता कहलाता है। यदि एफ फलन एफ एक ही हो, एक कब होगा, जब ये वाली कंडीशन सत्य हो या फिर ये वाली कंडीशन सत्य हो, दोनों में से एक सत्य, तो फलन क्या कहलाता है, एक ही कहलाता है।
फलन परिभाषित कब होता है स्टूडेंट? देखिए ये तो है एक ही फलन की कंडीशन, याद रखनी ये वाली एक ही फलन की कंडीशन हमारे पास f ऑफ a बराबर f ऑफ b, तो दिस इम्प्लाइज a बराबर b। अब यदि a बराबर b अगर हमने सिद्ध कर दिया f ऑफ a बराबर f ऑफ b, इसका मतलब है कि फलन सुपरिभाषित परिभाषित है फलन f। ये परिभाषित फलन की कंडीशन है, सुपरिभाषित फलन जो ये वाली है एक ही फलन की कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है आच्छादक समाकारिता। आच्छादक समाकारिता क्या होती है स्टूडेंट्स? कोई भी फंक्शन दे रखा हो, यदि f r से r डैश में समाकारिता है तब f एक आच्छादक समाकारिता कहलाती है। यदि फलन f क्या हो? आच्छादक हो, अर्थात AP बिलोंग्स टू r के लिए f ऑफ a बराबर b या y बराबर fx के रूप का अगर हमारे पास क्या है फंक्शन है, तब वो क्या कहलाता है? आच्छादक समाकारिता कहलाता है। क्या इसको लिख सकते हैं f ऑफ r बराबर r डैश। अगर इस रूप का कोई फंक्शन हमारे पास आता है, इसी रूप का फंक्शन लेते हैं, इसका मतलब वो आच्छादक फलन है, अगर उसको y बराबर fx के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब r का प्रतिगव्य प्रतिचित्रण के रूप में r डैश का एकव्य बनता हो, मतलब कि r का प्रत्येक एलिमेंट प्रतिबिंब के रूप में r डैश का एक प्रतिबिंब बन जाए, तब वो क्या कहलाता है? आच्छादक फलन कहलाता है। अगर कोई भी फंक्शन आच्छादक समाकारिता कब कहलाता है? जब वो r से r डैश में आच्छादक होता है, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, तब वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? तब वो आच्छादक समाकारिता कहलाता है। अब आगे वाला थर्ड प्रकार है इसका समाकारिता का, तीसरा प्रकार है हमारे पास एपीमॉर्फिज्म। आच्छादक हो गया, अब है आइसोमॉर्फिज्म, तुल्यकारिता। तुल्यकारिता के लिए चार कंडीशन होती है स्टूडेंट्स। तुल्यकारिता के लिए कितनी कंडीशन होती है? चार कंडीशन। थर्ड प्रकार है तुल्यकारिता। तुल्यकारिता पहली थी एकीकी समाकारिता, दूसरी थी आच्छादक समाकारिता, तीसरी है तुल्यकारिता। तुल्यकारिता कोई भी फंक्शन है वो r से r डैश में तुल्यकारिता कहलाता है यदि फर्स्ट कंडीशन है f सुपरिभाषित। f क्या हो? सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित के लिए अभी कंडीशन बताई है मैंने, a बराबर b, तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ a बराबर f ऑफ b। a b जो है वो r के एलिमेंट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, a b r के एलिमेंट होगी, a b बिलोंग्स टू r और ये वाले r डैश के एलिमेंट। नंबर 2 f क्या हो? एकीकी हो। एकीकी फलन की कंडीशन बताई है मैंने अभी आपको कि a बराबर b, a बराबर b या f ऑफ a बराबर f ऑफ b, तो यहाँ से आ जाए a बराबर b, या तो ये कंडीशन या a नॉट इक्वल टू b, तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b। f एकीकी और एकीकी के लिए इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आप शो कर सकते हो। नंबर 3 f एकीकी, f क्या हो? आच्छादक हो, f आच्छादक। आच्छादक फलन के लिए अभी कंडीशन बताइए y बराबर या b बराबर फंक्शन ऑफ a, या इसको लिख सकते हैं r डैश बराबर फंक्शन ऑफ r। अगर इस रूप का कोई फंक्शन बनता है तो वो आच्छादक फलन कहलाता है। अगर कोई भी समाकारिता आच्छादक समाकारिता कब कहलाती है? जब फलन f क्या हो? आच्छादक। नंबर 4 सुपरिभाषित, एकीकी और आच्छादक। अंतिम समाकारिता क्या कहलाती है हमारी? तीन कंडीशन होती है कि फलन f जो है वो समाकारिता होना चाहिए। f r से r डैश में समा, ये तीन कंडीशन तो दिखानी है स्टूडेंट, ये वाली। थर्ड कंडीशन है प्लस के लिए समाकारिता दिखानी पड़ेगी, f a प्लस b है वो किसके बराबर हो? f ऑफ a प्लस f ऑफ b के। और f a b गुणा के लिए समाकारिता f a b बराबर f ऑफ a इंटू f ऑफ b। तो तुल्यकारिता की जो डेफिनेशन होती है वो क्या है? f r से r डैश में समाकारिता हो, अर्थात समाकारिता अर्थात पहली कंडीशन ये मान लीजिए आप, ये फर्स्ट कंडीशन है कि f r से r डैश में तुल्यकारिता कहलाता है यदि f समाकारिता हो। पहले समाकारिता होना चाहिए, मतलब ये दोनों कंडीशन पहले ये वाली होनी चाहिए। फिर सेकंड है f सुपरिभाषित, सुपरिभाषित के लिए ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। सेकंड है एकीकी और एकीकी के लिए ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। थर्ड है आच्छादक को। अगर ये चारों कंडीशन कोई भी प्रतिचित्रण या फलन सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाता है? r से r डैश में तुल्यकारिता कहलाता है। नेक्स्ट दो प्रकार और हैं, वो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? रिंग थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो है फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इतने में पूरा जो फर्स्ट यूनिट है वो कवर हो जाता है। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के लिए जो टॉपिक हमारा समाकारिता वाला चल रहा है
बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सेकंड यूनिट आइडियल या पंजाबी स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।